हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम शशिकला है और आप देख रहे हैं जॉर्ज लीगल नॉलेज। और आज के इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 28 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कवर करेंगे, जो बताता है चार्जेबल कि कौन से ऐसे हेड्स हैं जो प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर चार्जेबल है, मतलब उसके अंदर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे बेसिकली हमारा प्रॉफिट और गेन जो फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन जो है, पीजीबीपी कहते हैं इसको। मैं आगे जितने भी कुछ भी बोलूंगी तो मैं पीजीबीपी बोलूंगी। तो वो सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 तक कवर है। इसमें डिडक्शन, डेप्रिसिएशन सब कुछ है। बट अगर आप सीए कर रहे हैं तो आपको तो ये काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप लॉ का एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अगर आप इनफ भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को मतलब जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं न्यूमेरिकल्स वाले। तो स्टार्ट करते हैं कि टैक्स का कैसे पता चलेगा कि कौन से टैक्स जो हैं वो इसके अंदर चार्जेबल होंगे नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसमें सेक्शन 28 में बता रखा है, इसमें 9 चीजें बता रखी है और 9 को आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट और गेन। अब यहाँ पर प्रॉफिट और गेन का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट ही आया, उसमें आप इंक्लूडिंग लॉस भी कर सकते हो। तो प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो बिजनेस और प्रोफेशन में से अराइज हुआ है, कैरिड ऑन बाय एन असेसी। असेसी क्या कर रहा है, उसको कैरी कर रहा है। किसको कैरी कर रहा है? किसी बिजनेस को या किसी प्रोफेशन को एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के किसी भी टाइम उसने किया हो। यहाँ पर एसएससी क्या है? एसएससी कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो रेजिडेंस हो या उसके पास नॉन रेजिडेंस का आप टाइटल हो। तो प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब जो बिजनेस है वो हमारा सेक्शन 213 में दे रखा है और प्रोफेशन क्या है वो 236 में दिया हुआ है। इसको हम पूरे आगे को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब जानना होगा। तो बिजनेस और प्रोफेशन का मतलब जानने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। आप इसको पता है, ये जो मैंने लिखा है आप इसको ना पैराग्राफ वाइज भी कर सकते हो। मैंने इसको इस तरीके से लिखा क्योंकि ये चीज याद रहती है। तो बिजनेस सेक्शन 213 में है, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? ट्रेड। ट्रेड कैसा होना चाहिए? होलसेल का आप ले सकते हो, रिटेल का ले सकते हो। परचेज एंड सेल जिसमें हम करते हैं, जनरल स्टोर जैसे कि हो गया, कोई एग्जांपल आपको बता रही हूँ। कॉमर्स, कॉमर्स में होता है कमर्शियल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया, वो। मैन्युफैक्चर, आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो। एडवेंचर इन नेचर ऑफ टीसीएम, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन सर्कमस्टांसेस बिजनेस भी कर रहे हो, आपने एक सिंगल वो भी किया है, तो भी वो क्या आएगा यहाँ। इसके अंदर क्या होता है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो ये होगा ये आपका बिजनेस के अंदर इंक्लूड होगा। अब हमारा क्या आता है, हमारा प्रोफेशन आता है। प्रोफेशन 236 के अंदर दे रखा है। जब आप इसको देखोगे बेरक से तो आपको इंक्लूड वोकेशन बताएगा। वोकेशन का मतलब होता है कि जैसे कि कोई स्किल, जैसे कि डांसिंग की स्किल, टीचिंग की स्किल हो गई आपकी, या आपका कोई टैलेंट हो गया, तो उसको हम वोकेशन कहेंगे। तो बस इतना ही है ये। बट अगर हम जनरल मीनिंग प्रोफेशन के देखें तो क्या होता है, प्रोफेशन होता है एक्टिविटी बेस्ड ऑन बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी पर्सन की बॉडी ऑफ नॉलेज का कोई बेस, जो एक्टिविटी काम को कर रहा है, एक्वायर्ड थ्रू अ कोर्स, किसी कोर्स के थ्रू। जैसे कि मान लो मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया है, मेरा ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक एक्टिविटी है और मैंने कुछ किया है, उसके बाद ही मुझे वो नॉलेज मिला है, वो। एग्जाम्पल सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएमए, या आपका एडवोकेट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो गई। वोकेशन क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड ऑन स्किल्स एंड टैलेंट। एग्जाम्पल एक्टर, डांसर, सिंगर, पेंटर, कारपेंटर, एक्सेट्रा। अब देखो इसमें क्या है, इंक्लूड हमारा जो प्रोफेशन 236 भी हो गया और ये भी हो गया। इन दो चीज में हमें क्या सीखने को मिला? हमें देखो एक ये चीज निकल के आएगी, बस हमें ये चीज सीखने को मिला है कि कॉमन पॉइंट क्या होता है प्रोफेशन और बिजनेस में, दोनों में ऑन मास्टर होगा। आप किसी पे, जैसे कि अब मान लो अगर आप कहोगे कि मैं किसी के अंडर में जॉब करूंगा, तो वो तो आपका जो टैक्सेबल होगा ना वो सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा, इसके अंदर नहीं होगा। इसके अंदर वो इंक्लूड होगा एम्प्लॉयर का, कि जो मालिक है, तो उसका ऑन मास्टर होगा वो। नो ऑर्डर फ्रॉम एनीवन, किसी और को ऑर्डर नहीं देगा। अगर वो किसी और को ऑर्डर मतलब किसी को सैलरी दे रहा है, तो जो वो पर्सन है ना उसकी जो सैलरी होगी ना वो टैक्सेबल हमारी सैलरी वाले के अंदर होगी, इसके अंदर उस पर्सन की टैक्सेबल होगा। टेकिंग डिसीजन या नॉट एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। नॉट अंडर एम्प्लॉयमेंट, किसी और के एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं होना चाहिए। अब हम वो 9 चीजें जो हमें पढ़नी थी हम वो पढ़ते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या होता है, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन और अदर रिम्यूनरेशन, बोनस रिसिव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म। फर्म है मान लो किसी का, मैंने एक अपना फर्म ओपन किया, उस फर्म में से मुझे कुछ भी सैलरी मिल रही है या मेरा इनमें कोई इंटरेस्ट मिल रहा है,
किसको मिल रहा है, पार्टनर उस इंटरेस्ट को ले रहा है, उस सैलरी को ले रहा है, या उस बोनस को ले रहा है, या उस कमीशंस को ले रहा है, तो वो हमारा इसके अंदर पीजीवीपी, मैंने पहले बताया था कि पीजीवीपी मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगी, इसका मतलब होता है प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एक सेकेंड ये हो गया पॉइंट। जो हमारा इसको आप रेफर कर सकते हो सेक्शन 40 क्लोज बी के अंदर। थर्ड क्या है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव में आपको 3 चीज पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि एक्सपोर्ट, किसी के मतलब मैं कोई सामान बाहर से ले रही हूँ, एक्सपोर्ट करवा रही हूँ बोतल, तो अब उसके अंदर 3 चीज पढ़ते हैं। देखो बताओ, सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, आपके पास एक लाइसेंस है इम्पोर्ट का, क्या आप इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप क्या कर रहे हो, आप बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर रहे हो, आप बाहर से नहीं ले रहे हो, और आपने सोचा, मेरे को पता मुझे बोतल्स लेनी थी लंदन से, अब मैं सोच रही हूँ कि लंदन से ना लेके मैं इंडिया से वो बोतल लूँ, तो मेरे पास लाइसेंस है इम्पोर्ट का, अब मैं उस चीज को सेल कर रही हूँ, तो वो उस लाइसेंस जब मैं सेल करूंगी तो जो पैसा आएगा ना, उस पैसे को भी आप इसी में से बोलोगे कि आपका वो बिजनेस और प्रोफेशन में से पैसा आपका आया है। सेकेंड क्या है, बी, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारा जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट में से कोई रिफंड, जैसे कि मान लो कि मैंने मुझे ना बॉटल खरीदनी है, बॉटल ना बाहर 15 रुपए की मिल रही है, और बाहर 15 रुपए की मिल रही है, और मतलब यहाँ पर जो मार्केट में है, तो जैसे कि मान लो अगर आपको एक बॉटल है 50 रुपए की बाहर से खरीदनी है, तो वो आपको महंगी लग रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगा। क्या कहेगा गवर्नमेंट कहेगा ठीक है 50 के ना, कोई बात नहीं, 45 रुपए दे दो। तो आपका क्या हुआ, जब आप 45 रुपए दे रहे हो तो 5 रुपए जो बच रहा है ना, तो वो भी आपका इसके अंदर पीजीवीपी के अंदर इंक्लूड होगा। अब कैश असिस्टेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट, जैसे कि कोई कैशबैक आपको मिल रहा है किसी, जैसे कि गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप ये काम कर दो, आपको कैशबैक मिल जाएगा इतने का, तो वो ये हमारा एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में आएगा। फोर्थ है नॉन कॉम्पीट फीस एंड एक्सक्लूसिव राइट। नॉन कॉम्पीट फीस एंड एक्सक्लूसिव राइट का मतलब होता है, जैसे कि मान लो मेरे सामने कोई मेरा एक इंस्टीट्यूट है, 5 एंड कोचिंग सेंटर है, अगर उसके सामने कोई और इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है, तो मैं दूसरे इंस्टीट्यूट को 1 लाख रुपए देती हूँ, मैं कहूंगी कि ये आप 1 लाख रुपए लो, बट आप मुझसे ना कंपटीशन नहीं करोगे, जैसे कि जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ आप वो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये मैं क्या हुआ, नॉन कॉम्पिटेड फीस जो दे रही हूँ, जो फीस जो 1 लाख रुपए जा रही है, वो भी आपका पीजीवीपी में आएगा, क्योंकि ये प्रोफेशन और बिजनेस से ही निकला है आपका पैसा, ठीक है। अब सेक्शन पॉइंट 5 है, वो बताता है सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी करवा देते हैं, पर इसमें ये याद रखना कि जो कंपनी को इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा जो रिसीव्ड होता है वो ही आपका पीजीवीपी में आता है। 6th क्या है, इनकम ऑफ ट्रेड प्रोफेशन एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म टू इट्स मेंबर। कोई स्पेसिफिक सर्विस जो है वो परफॉर्म कर रहा है कोई मेंबर, तो वो भी आपका पीजीपीपी में आएगा। जैसे कि मान लो कोई स्पेसिफिक, कुछ भी स्पेसिफिक सर्विसेज हो सकते हैं जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी हुई है, और वो बहुत सारी है, आप एक बार देखना उसको। बट जनरल सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट है, उस पर छूट है, आप उस पर कोई टैक्स पे नहीं करोगे, बट स्पेसिफिक सर्विसेज पे आप टैक्स पे करोगे। सम ड्यू, या कुछ जो सम है, कुछ पैसा जो है वो ड्यू हो या रिसीव्ड हो बाय एजेंट के द्वारा, आपने कोई पैसे रिसीव, मतलब एजेंट को रिसीव्ड हो गए हो, या वो ड्यू है फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ टर्म ऑफ एजेंसी, एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटर, कि अगर आपको कोई टर्म ऑफ एजेंसी को कुछ टर्मिनेट करना है या उसमें कुछ चेंज करना है उस एजेंसी के अंदर, और आपने उसके लिए एजेंट को कुछ पैसे दिए, तो वो जो पैसा होगा वो भी आपके बिजनेस और प्रोफेशन से निकला है, तो वो भी पीजीबीपी में इंक्लूड होगा। 8th क्या है, सेल ऑफ एसेट ऑन विच डिडक्शन क्लेम्ड अंडर 35 AD के अंदर वो है। ये आपको जब मैं वो सेक्शन बताऊंगी तभी बताऊंगी, क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं होगा ऐसे, तो आप इसको याद कर लेना। यहाँ पर सेल ऑफ एसेट अगर आप कोई कर रहे हो, उसमें जो डिडक्शन है उस पर कोई क्लेम करना है और जो पैसा आपको मिलेगा वो। 9th है कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। आपने स्टॉक इन ट्रेड को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन कर दिया, किसमें, कैपिटल एसेट के अंदर। स्टॉक में बहुत सारा सामान रख रखा है, उसको आपने कैपिटल एसेट बना दिया। हमने कैपिटल एसेट का टॉपिक मैंने अपलोड कर रखा है, कैपिटल गेन वाला, तो आप देख लेना उसमें कैपिटल एसेट क्या है। तो ये जो 9 पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट थे, अगर आप एग्जाम में ये भी 9 पॉइंट लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे ये, और ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी अभी तक कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या आप इसको दोबारा भी चला दोबारा भी कंटिन्यू देख सकते हो उसको। अब इसको देखो एनालाइज कैसे करना है, यहाँ पर याद रखना एनी टाइम
इवन अ सिंगल डे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में अगर आपने सिंगल डे भी उस चीज से अगर आपको प्रॉफिट और गेन हुआ है ना, या आपको लॉस हुआ है, तो भी वो इंक्लूड होगा। तो इसमें क्या होगा, कॉम्प्यूट किया जाएगा, या मेथड ऑफ अकाउंटिंग की कैसे उसको पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा। तो कॉम्प्यूट का जो प्रोसेस है सेक्शन 29 ऑफ मैनर ऑफ कॉम्पिटिशन के अंदर है, जो पीजीबीपी इनकम के अंदर जो हमारी नो इनकम है उसी के अंदर देखा जाएगा। जो सेक्शन किसको फॉलो करता है, 30 से लेके 43 तक फॉलो करता है। इसके अंदर पूरी बात बता रखी है, पीजीबीपी में इनकम में ये इनकम इस तरीके से कॉम्पिटिशन होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो पीजीबीपी निकालने का, जो ग्रॉस रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, सेक्शन 28 के अंदर जो हमने 9 आइटम्स पढ़े हुए हैं ना, और सेक्शन 41 में जो डीम्ड पीजीबीपी है, किसको मान लिया गया है कि हाँ इसको भी पीजीबीपी में इंक्लूड किया जाएगा, उसमें से आप डिडक्शन करोगे कोई एलिजिबल। एलिजिबल अब क्या है, सेक्शन 30 से 37 तक जो डिडक्शन दे रखा है सब्जेक्ट टू कंडीशन अंडर 4 सीरीज में जो दिया हुआ है, वो सब चीज को आप माइनस करोगे तो आपको आंसर प्रॉफिट में आएगा या लॉस में आएगा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आप कॉम्पिटिशन का फॉर्मूला बताओ या मेथड ऑफ अकाउंटिंग बताओ या आप पूरा बताओ। तो आपको पूरा बताना होगा तो आप जिस फॉर्मेट में मैंने आपको पढ़ाया आप उस फॉर्मेट में लिख कर आना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, सेक्शन 145 के अंदर पीजीबीपी या आईओएस। पीजीबीपी आपको पता है प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आईओएस क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें आप एसएससी के पास चॉइस होता है कि वो कैसे करे, वो ड्यू बेसिस पे करे। ड्यू का मतलब आपको पता है कि अभी आपके पास आपने उस काम को कर दिया पर आपके पास वो पैसा आया नहीं है या आपको वो रिसिप्ट हो गया है, और इन दो में से एक। तो रेगुलरली फॉलोड बाय एसएससी, जो फॉलो कैसे करेगा, इफ नॉट रेगुलेटरी फॉलो, मतलब उसको रेगुलर वो फॉलो करना पड़ेगा। तो उसने ड्यू बेसिस का किया तो उसको ड्यू बेसिस का फॉलो करना होगा, वो रेगुलरली उस चीज को फॉलो करेगा। अगर वो नहीं करता है तो जो असिस्टिंग ऑफिसर होता है, आईटीओ, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, विल डिटरमाइन द आईटी टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट अंडर सेक्शन 144 में, जो अच्छा लगे उसको वो उस चीज को डिटरमाइन करके कंटिन्यू कर लेता है। अब क्वेश्चन है जैसे कि मान लो कि वो ड्यू बेसिस पे है या रिसिप्ट बेसिस पे है, उसको पता ही नहीं, तो क्वेश्चन में जो साइलेंट होता है तो एज्यूम कर लिया जाता है कि उसको ड्यू बेसिस पे माना जाएगा कि अभी वो ड्यू है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके अंदर और भी है। अब ये जो है इसमें से अगर आप 2-3 भी लिख लोगे कि कौन कौन सा पीजीबीपी में आता है, जैसे कि मान लो एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ कंपनी और स्टैट्यूटरी है, वो पीजीबीपी में आएगा। फ्रीलांसर जर्नलिस्ट वो पीजीबीपी में आएगा, पर जर्नलिस्ट एज ई ऑफ हिंदुस्तान आइटम है वो नहीं आएगा। इंटरनल ऑडिटर ऑफ कंपनी जो है वो भी नहीं आएगा पीजीबीपी में। गेस्ट लेक्चरर एट कॉलेज में जो होते हैं वो भी हमारा प्रोफेशनल और बिजनेस से आते हैं। एजेंट हमारा जो पीजीबीपी में भी आते हैं, आईओएस में भी आते हैं। और भी लेक्चर एट कॉलेज वो भी पीजीबीपी में आएंगे। एक्टर, सिंगर, डांसर, पेंटर जो होते हैं वो भी पीजीबीपी में आएंगे। फैशन डिजाइनर हायर्ड ये नहीं आएंगे, ये आएंगे। पान वाला जो है वो भी आएगा, उसका भी प्रोफेशन अपना। हल्दीराम, जो रिलायंस, टाटा, ये सब है, ये हमारे प्रोफेशन के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये उनका एक अपना बिजनेस है, तो ये सब चीज टैक्सेबल है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा ये होगा कि डिडक्शन के ऊपर या डेप्रिसिएशन के ऊपर, कि आप कितना उस पर डिडक्ट कर सकते हो या किस किस में डेप्रिसिएशन है। बट जो सेक्शन 28 हमारा जो था वो चार्जेबल सेक्शन था कि पीजीबीपी के अंदर किस किस को हम टैक्सेबल करेंगे। डिडक्शन का टॉपिक मैं अलग से क्लियर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथ चाहिए, मुझे शॉर्ट वीडियोस बनानी है ताकि हम बहुत जल्दी कवर कर ले अपने सारे सब्जेक्ट्स को। थैंक यू।